नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ड में। और आज पॉडकास्ट की पहली सीरीज जो है उसका पहला लेक्चर है। और ये लेक्चर नहीं है, एक्चुअली में एक चर्चा है जॉब्स को लेके। जैसा हम जानते हैं, इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की जो दुर्दशा है उससे जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप पढ़ के एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जो है वो अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन शायद जानकारी की कमी है, या फिर हम कहें कि लोग करना नहीं चाहते, या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता है। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में रहेंगे ललित और राहुल। दोनों ने जापानीज पढ़ा है, और कितना पैसा कमाते हैं मुझे भी अभी नहीं पता है, वैल ये बताएंगे। और ये समझाएंगे कि आखिर जापानीज पढ़ के इनके जीवन में क्या बदलाव आया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुराना जो इनका लाइफस्टाइल था उसमें और आज कितना बदलाव आ चुका है, और आपके लिए इनके पास क्या सजेशन होंगे। तो क्योंकि प्रोफेशनल्स भी लैंग्वेज सीखते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जो सैलरीज हैं उसमें एक ग्रो आ सकता है आपके। तो हमने लास्ट वीडियो जापानीज़ लैंग्वेज करके एवरेज सैलरी पे कोविड के आसपास बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज आपके सामने ये ललित और राहुल जो दोनों आए हैं हमारे साथ, ये दोनों ये बताएंगे आपको कि वास्तविकता क्या है, कंपनियों की रियलिटी क्या है, वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, किस लेवल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पेमेंट्स क्या होता है, बीए के बाद क्या रहता है, कौन संस्थान तो खैर हम बताते हैं आपको लैंग्वेजेस के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन संस्थानों के अलावा भी अगर बाहर से करना चाहें तो कितना कुछ होता है। तो स्वागत है ललित एंड राहुल। सो ललित। हाँ, मेरा नाम ललित है और मैं अभी किसी एमएनसी में काम करता हूँ और मैंने भी जापानीज़ लैंग्वेज किया है। मैंने लगभग 2 साल जापानीज़ लैंग्वेज सीखा है और अभी मैं किसी एमएनसी में ही काम करता हूँ। राहुल आपका भी सेम है। हाँ जी, मेरा भी सेम है। मैंने 3 साल जापानी लैंग्वेज सीखा था। उसके बाद मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में आज काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे को 2 साल हो गए काम करते करते जापानीज़ कंपनी में। तो ये जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ने का आइडिया कहाँ से आया था? ये मेरे को आइडिया आया था, जैसे हम कॉलेज करते हैं तो कॉलेज में एक बात समझ आ गई थी कि कोई एक प्रोफेशनल स्किल होना कंपलसरी है, नहीं तो उसके बिना हम भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जापानी लैंग्वेज कीजिए, इसमें बहुत स्कोप है। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देखा, फिर पता चला हाँ इसमें है। फिर मैं डीयू गया, वहाँ हमने फॉर्म भरा और मैंने डीयू से फ़िलहाल किया है। अच्छा, तो डीओ से आपने जापानीज पढ़ा। हाँ जी। अब मेरा एक सवाल ललित आपसे है कि नॉर्मली होता है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भटकते रहते हैं। अगर हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछें कि एक लैंग्वेज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्योंकि पहले लैंग्वेज जब हम स्कूल में पढ़ा करते तो मोस्टली बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। खैर, अफोर्ड करना आज के ज़माने में ऑनलाइन भी बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है। बट मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जापानीज़ में जिस लेवल पे आप हैं अभी, खैर मैं सैलरीज पे क्वेश्चन करूँगा तो आप उसे खुल के ज़रूर शेयर करिएगा, लेकिन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि नॉर्मल बीए किया हुआ स्टूडेंट अगर लैंग्वेज सीखता है तो कितना टाइम उसे लगता है उस स्तर पे पहुंचने में जहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक आइडियल सैलरी लेने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अगर मतलब ये कि उससे बताऊं तो आप पहली बात तो ये है कि कोई भी विदेशी भाषा आप किसी भी स्ट्रीम से करते हो, भले ही आप आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों या आप साइंस बैकग्राउंड से हों, किसी से भी हों, आप किसी भी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। दूसरा, आप ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन वो करें, आप 12th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी रुचि उसमें हो। और अ, अभी तो बहुत सारे संस्थान हैं, मतलब दिल्ली में भी, और सीखने के लिए आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो ऐसा है कि लगभग अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं और कहीं से कोचिंग लेते हैं या कुछ भी, तो लगभग आप 2 साल में कम से कम, जैसे इसमें एक लेवल होते हैं N5, N4, N3, N2, N1। बिगिनर लेवल जो वो होता है N5, और आपको N5, N4 और N3 तक जाने के लिए लगभग आपको 2 साल का वक्त लग जाएगा। और आपके पास अगर N3 आपने अगर क्लियर कर लिया और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप किसी भी एमएनसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर N3 निकाल लूँ तो लगभग एक इनिशियल अमाउंट लोग होप करते हैं कि इतना पैसा मुझे मिल सकता है। सो हाउ मच मिनिमम? मिनिमम लगभग 3.5 से 4 लाख का, 4 लाख आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप N3 हैं, और देखिए वो डिपेंड करता है अलग अलग एमएनसीज पे, कोई N3 में आपको 6 लाख to 7 लाख भी दे सकता है, और वैसे अगर कम से कम देखा जाए तो 3.5 to 4।
तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ का जॉब बड़े आसानी से मिल जाता है जापानीज़ लैंग्वेज में 2 साल मेहनत करने के बाद। और नॉर्मली सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल BA MA करते हैं, लगे रहते हैं आप, उसके बाद कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप MNCs में ही हिस्सा बन जाइए, आप इसमें बहुत सारे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मेरा सवाल राहुल आपसे है, जब आपने लैंग्वेज कर लिया DU से, उसके बाद आपने भी सर्टिफिकेट जो खासकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिए होंगे, तो अभी कितना कमा लेते हैं? अभी फ़िलहाल मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कितना? जितना एक जैसे आपने बताया फ्रेशर्स को कम से कम मिनिमम 4 LPA मिल जाती है 35 से 40 हज़ार। तो जैसे आप उसी हिसाब से जोड़िए 10% इंक्रीमेंट पर ईयर मेरी अराउंड। सैलरी बताना नहीं चाहते या नज़र नहीं लगेगी किसी की? ऐसी बात नहीं है, बट ठीक ठाक ही कमा अप्रोक्स मैं 5 to 650 के बीच में मैं कमा लेता हूँ। ओके ओके, हाँ जी। चलिए ठीक है। सो एक आइडिया लगना ज़रूरी है, दैट्स वाई। तो लगता है हमारे दोस्तों को आइडिया लग गया होगा। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, आज उसका पैकेज 15 लाख है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज सीख लेता है, तो आप जहाँ काम करें, डेफिनेटली इंजीनियर्स भी काम कर रहे होंगे आपके साथ, तो उनका सैलरी में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा लैंग्वेज के कम से कम N3 लेवल के लिए करने के बाद? मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, उनके सैलरी में डेफिनेटली गैप आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम आजकल देखते हैं बहुत मीम्स बनते हैं इंजीनियर्स पे, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं करने के बाद। तो इसका एक मैं बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ कि उनके पास एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं होती। तो मैं जैपनीज़ को एक एक्स्ट्रा स्किल मानता हूँ, उसमें अगर उनके पास ये एक्स्ट्रा स्किल होगी तो डेफिनेटली उनकी सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आएगा। लगभग 15 लाख वाला कितना इंक्रीमेंट मान के चलूँ, 5 से 6 लाख ऐड होगा या ज़्यादा ऐड हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो 5 से 6 लाख डेफिनेटली ऐड होगा, उसके बाद ये टाइम टू टाइम बढ़ता ही जाएगा। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल और आता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने लैंग्वेज सीख लिया, अब उसको जापान जाके काम करने के कितने मौके मिलते हैं और वहाँ पे जाके सैलरी एवरेज कितनी होती है? देखिए, जैसे आपने बताया, ये देखिए पहले तो कंपनी और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, आप भले ही जैसे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो अगर आप नॉन टेक्निकल हैं और जैसे हमने बताया कि अगर आप 1 साल 2 साल या इसके बेसिस पे काम करते हैं, तो आपकी सैलरी 10 to 15 लाख इतना चले जाएगा अगले 5 to 6 ईयर में। लेकिन अगर आप टेक्निकल हैं और आपके पास अगर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो थोड़ी रिक्वायर्ड हैं मतलब जापान के अकॉर्डिंग, तो आप जापान जाके भी वहाँ पे अच्छी खासी मतलब सैलरी ले सकते हैं। वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अराउंड, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी पर मंथ सैलरी उतना रहेगा। 1.5 से 2 लाख? हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये एज अ फ्रेशर बात के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो ऑलरेडी उन्होंने 3 से 4 साल काम किया है, तो 3 to 4 लाख भी हो सकता है। ओके। अब एक सवाल ये भी आता है ना कि जापान का हम लोग जब सुनते हैं तो जापान का यार सीधा सा आता है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। भाई सुबह 9 बजे ऑफिस है तो 7:45 पहुँचो, है ना, 8:30 ऑफिस है तो 8 बजे पहुँच जाते हैं लोग। इंडिया में कैसा है? जैसा कि हम जापान के बारे में सुनते हैं, आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि ऐसा ही है जापान में। एंड इंडिया में भी मतलब इतना ख़राब नहीं है, इंडिया में भी ठीक ठाक ही है। लेकिन हाँ, जैसे इंडिया में चल जाता है कि हम, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो कंपनियों में काम करने का थोड़ा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक लोग उस तरह का प्रेशर को एक अलग वे में लेते हैं। तो इंडिया में जापानीज़ कंपनियों का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल जापानीज़ कल्चर बेस्ड है या फिर थोड़ा इंडियन टच में है? मैं ऐसा ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जैपनीज जैसा तो नहीं है, बट ये टोटली ऐसा चाहते हैं कि एक तरह से हो जैपनीज़ की तरह, लेकिन जैपनीज़ की तरह प्रेशर नहीं है इंडियन कंपनी में। ओके। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर कोई इंडियन कंपनी है या मतलब कोई भी अमेरिकन है या कुछ भी है, अगर उसमें जैपनीज़ वर्क होता है तो उसमें तो एक तरह से इतना मतलब एक जैपनीज़ कल्चर फॉलो नहीं होता। लेकिन इंडिया में जो प्रॉपर जैपनीज़ कंपनीज़ हैं उनमें लगभग आप ये देखिए कि 70 to 80% वो पूरे रूल्स फॉलो होते हैं। चलिए, अब मेरा जो अगला सवाल है वो कंपनियों से रिलेटेड है। कोई टॉप 5 कंपनियां बताइए जो सैलरी के हिसाब से इंडिया में सबसे बेस्ट हो जापानीज़ पढ़ने के बाद, कोई 5। अमेज़न है, ओरेकल है, फुजित्सु भी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं तो और कौन सी हो सकती है, जैसे विप्रो एक NEC करके कुछ है? विप्रो है, कौन सी NEC करके भी कुछ है कंपनी कोई? हाँ है,
ये भी है। मैं इनकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। जैसे इंडियन कंपनी भी होती हैं, वो जैपनीज़ वर्क आपको प्रोवाइड करेंगी, जैपनीज़ जॉब आपको प्रोवाइड करेंगी। एक अमेरिकन कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो इंडियन कंपनी के कंपैरिजन में जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं वो बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेजन। अमेजोन, ओरेकल, एक्सेंचर ओके। और भी हैं काफ़ी। हाँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप अमेरिकन कंपनीज ज्वाइन करते हो तो बढ़िया रहेगा इंडियन कंपनीज के कंपैरिजन में। ओके, हाँ जी। तो आप इंडियन में अमेरिकन में कंपनी का नाम नहीं पूछूंगा। मैं जैपनीज़ कंपनीज में हूँ, जैपनीज़ कंपनी में हूँ अभी। ओके, हाँ जी। तो फिर आपका भी विदेश जापान जाने का प्लान होगा फिर, या इंडिया में रहने का? हाँ जी, अगर कोई जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखता है तो उसका हमेशा प्लान होता है जिस कंट्री की वो लैंग्वेज सीख रहा है। तो वैसा ही मेरा भी है, होप एक दिन जाएंगे। चलिए जल्दी जाइए, आशा करते हैं। धन्यवाद। बस हमें तो फ्री टिकट्स गिफ्ट कर दीजिएगा, बाकी देखा जाए। ओके, एक और क्वेश्चन मेरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोनों से। वो ये पूछना चाहूँगा कि लाइक हमने बात की एवरेज पैकेज की, बात की हमने टॉप कंपनियों की, और बात की हमने N3 की भी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांवों में बैठे हैं और जिनके पास ढंग के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने का तो रास्ता नहीं है। यानी मैं सीधी भाषा में कहूँ, उनके लिए एक परिवार का जो लालन पालन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल से निकलते ही वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं प्राइवेट। उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि लैंग्वेज कैसे उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर पॉवर्टी, गरीबी है, उसको दूर करने में कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताऊं कि हमारे गांव में जैसे आप देखते हैं कि ठीक है, मतलब एक गरीबी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी गांव से शहर में नहीं आ सकते जापानीज़ के लिए। लेकिन आपका जो ये प्लेटफॉर्म है एग्जाम वर्ड, इन्होंने अगर ये ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनका उन ग्रामीण लोगों के लिए जो जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि उन लोगों को घर में बैठे बैठे सारा ऑनलाइन कोर्सेज, उसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल और आपको सब कुछ क्लासेस वगैरह आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, और कुछ लोगों को लगता है ललित कि जैसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फीस 25-30 हज़ार होती है ऑन एन एवरेज सबकी। उनको लगता है कि जब इंस्टीट्यूशन उनको कोई सर्टिफिकेट देता है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम वट है, ठीक है, वो कोई अपना सर्टिफिकेट बना के दे देता है, ठीक है, उनको लगता है कि हमें अगर कोई भी प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट देता है तो एक वो माइंड सेट है कि सर्टिफिकेट चाहिए। बट रियलिटी मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आपके मुंह से भी यही जानना चाहूँगा कि लाइक चाहे हम मोसाई की बात करें जो कि एम्बेसी की तरफ से है, ठीक है। क्या वास्तव में सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है जो कोई कोचिंग सेंटर या कोई संस्थान देखिए, देता है, मैं इसका आपको या बताता फिर केवल और केवल N3 और उसी की वैल्यूज़ है? हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से ले रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंपनी किसी भी कोचिंग सेंटर का या किसी भी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का वो ऐसे अप्रूव करेंगे नहीं, या फिर वो उसको मतलब वैलिड नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जापानीज़ गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेशन देती है JLPT के माध्यम से, वही सिर्फ एक मतलब वैलिड होता है और उसी को अप्रूव किया जाता है कंपनी में। तो अगर आप ये होड़ में घूम रहे हैं कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको कोई सर्टिफिकेट दे भी देगा, लेकिन वो कोई उसका मतलब वो मतलब वैलिड नहीं होगा, तो आप ने दे लेना या ना लेना उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आपका JLPT लेवल क्लियर है लेकिन आप में वो स्किल ही नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बात यह है कि आपके पास सबसे पहले तो एक स्किल होनी चाहिए ताकि आप इन तीनों में मतलब फ्लुएंट हो, और दूसरा कि आप हर एक कंपनी जो एक सर्टिफिकेशन मतलब मानती है वैलिड, आप उसको क्लियर करें। और ओके, सो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि आप JLPT देंगे तभी कुछ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं जब ऑन एन एवरेज सैलरी के बाद हमें एक क्वेश्चन और आता है लोगों के मन में, वो आता है कि लैंग्वेज पढ़ के हम विदेश जापान पढ़ने कैसे जाएं? उसके बारे में कोई आइडिया है आपको? किस बेस पे जाते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने गांव से BA किया है, ठीक है, और मैंने पैरेलली किसी भी प्लेटफॉर्म, एग्जाम वर्ड, ठीक किसी है, भी प्लेटफॉर्म पे ठीक है। मैंने रह के जापानीज भी सीख लिया, N3 N2 निकाल लिया, तो क्या मैं उसके बेस पे उसका हेल्प लेके अपने मास्टर्स या आगे के एजुकेशन के लिए लैंग्वेज के नॉलेज होने के साथ जा सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि एक जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी मतलब जापानीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट भी हैं, जैसे DU में, JNU में आपको जापानीज़ लैंग्वेज मिलती है सीखने के लिए। ऐसे ही जापान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाती हैं उन फॉरेन वो स्टूडेंट्स को जो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है।
मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एज अ फ्रेशर वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो लेवल के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। आप इंडिया में सीखिए, किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कम N4 या N3 तो करके जाइए। बाकी जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पे जाने का, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, आप यहाँ से क्लियर करके जाइए। वहाँ पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए कौन कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो हमको ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, और वहाँ पे आके आप इजीली किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो वो भी आपको लगभग JLPT के पर्पज़ से कराएंगे। अगर आपको उसमें आगे और पढ़ाई करनी है तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे PhD तक भी कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे है, हाँ जी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती बोलनी, लेकिन जापानीज आती है। अब मुझे कंपनी किस लेवल पे रखेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है गांव के बच्चों के लिए, खासकर जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है। हाँ, मैं ये समझता हूँ लोगों में बहुत डर होता है कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो जापानीज सीख सकते हैं क्या? नहीं, जापानीज तो सीख लेंगे वो, हाँ जी। लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, सवाल ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तब भी आपकी नौकरी लग जाती है। अच्छा, ये जापानीज, आपकी जापानीज मैटर करती है क्योंकि वो आपकी जापानीज के बेस पे आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि आपकी इंग्लिश के बेस पे। नहीं एक्चुअली मुद्दा ये है ना कि मान लो जापान से कुछ चीज़ आया है, फिर मेल आया है, हाँ जी। वो जापानीज में है, अब मुझे वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे पैकेज पे तो असर पड़ेगा ना। हाँ जी, वो तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। चलिए, मतलब अंग्रेजी मुझे नहीं आती है तब भी मैं नौकरी कर सकता हूँ, हाँ जी, बट थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा उस पर। इफेक्ट पड़ेगा। आएगी तो और बेटर है आपके लिए। अच्छा, तो स्पीकिंग और राइटिंग बहुत अच्छी है तो ऑफ कोर्स पैकेज अच्छा जाएगा, और अगर वीक है तो थोड़ा सा पैकेज भी डाउन हो जाएगा। तो इंग्लिश तो सीखनी है आपको, सबको बराबर। और कोई सलाह देना चाहेंगे दूर दराज प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, गांव के बच्चों को अपनी तरफ से? क्योंकि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक 60 से 70 हज़ार रुपये की नौकरी बहुत ही आइडियल जॉब मानी जाती है हमारे गाँव कस्बों। हो सकता है किसी के लिए एक दिन का पॉकेट मनी भी हो सकता है इतना बड़ा अमाउंट, वी कांट कंपेयर टू एवरीवन, बट कहीं ना कहीं एक जॉब के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अमाउंट काफ़ी आइडियल अमाउंट है। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएँ गांव से निकल के, और क्या करें आपकी तरफ से? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, वैसे आप हो कहाँ से, मैंने पूछा नहीं। मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। कौन सी जगह से? बदायूं से, जिला बदायूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप जैसे इंस्टीट्यूट्स जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा गर्ल्स को होता है, क्योंकि हमारे गाँव में बॉयज़ तो आ सकते हैं शहर में, लेकिन गर्ल्स नहीं आ सकती। मतलब गर्ल्स आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत गर्ल्स होती है और नहीं आ सकती, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, तो जो आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें पता है नेट इंडिया में अब हर जगह अवेलेबल है, तो वो भी घर बैठ के सीख सकती हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उनका। अच्छा, तो गर्ल्स को लेके वर्किंग कल्चर कैसा है कंपनियों में? मुझे आइडिया नहीं है उसका। कंपनी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये गर्ल्स है कि बॉयज़, सबके लिए सेम है। सैलरी पैक वगैरह सब ऑन द नॉलेज बेसिस इक्वल है? सबके लिए सेम है, बहुत अच्छी बात एंड कहीं कहीं गर्ल्स के लिए ज़्यादा ही है। है। ज़्यादा पढ़ते हैं हमसे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आप पहाड़ों से निकल के बेंगलोर और हैदराबाद तक पहुंच गए, तो अब क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे आप जानते हैं कि मैं अभी उत्तराखंड से हूँ, और मैं उत्तराखंड से अभी मतलब दिल्ली में आया हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि वो इतना अंडर डेवलप्ड मतलब सिटी रहा है या स्टेट रहा है, लेकिन वहाँ से आने के बावजूद भी अगर मैं इतना आगे जा सकता हूँ तो हर कोई कर सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज के इस पूरी कहानी में ललित और राहुल ने जो बताया, देखो हम बैठ के यहाँ पे जोक मार सकते थे, हंसी मजाक कर सकते थे, बट पॉडकास्ट हो या फिर कोई भी सेशन हो जिसमें हम चर्चा करते हैं बैठ के, उसका सही मतलब ये होता है कि हम आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ और जिससे आपके जीवन में सही में बदलाव आ सकता है। हमारा काम वो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 जोक मारते जापानीज़ के शायद कुछ हासिल नहीं होता आपको, हो सकता है एंटरटेनमेंट होता है आपका, बट ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। सो सबसे बड़ी जो समझने की बात है साथियों, वो ये है कि जीवन में एक ट्रेडिशनल वे में जाके सब कुछ हासिल नहीं होता है। बीए बीएड करके ही सब कुछ नहीं होता है, बीए एमए करके कुछ नहीं होता है। अगर बीए किया है तो भी आप एक इंजीनियर के बराबर सैलरी ले पाते हो सकता है इस चीज़ को कोई इंजीनियर्स ऑफेंड भी करेंगे, लेकिन कुछ इंजीनियर्स को मैं बता दूं, कई बार बीटेक करने के बाद एवरेज पैकेज 3 लाख से कम भी होता है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज पढ़ने के बाद, जापानीज जैसी लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद, एक बीए किया हुआ स्टूडेंट जो बीए के साथ साथ पढ़ रहा है, बीए के बाद भी पढ़ रहा है, वो 6 से 7 लाख अगर पैकेज ले रहा है ठीक ठाक लैंग्वेज सीख के, तो मुझे लगता है बेटर फॉर एवरीवन। यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑल्सो।
और उसके बाद अगर आप जापान जाते हैं, बहुत सारी कंपनी आपको कल जापान भेजेंगी, वहाँ जाके आपकी लाइफस्टाइल में और बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है कल आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहेंगे, उसमें आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एम्बेसीज में कई सारी जॉब्स आती हैं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एक आखिरी सवाल मेरा ये भी है, आपने अभी तक हाईएस्ट पैकेज जापानीज में कितना देखा है? मैंने अभी तक 20 LPA देखा है, मतलब उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक्सपीरियंस बेस पे। हाँ, विदाउट टेक्निकल स्किल। विदाउट टेक्निकल? हाँ जी। विदाउट टेक्निकल स्किल तो 20 लाख बहुत है यार। हाँ जी। तो क्योंकि इंजीनियर्स को भी बट एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो कि उनको है 5 साल का, तो उनको मिल रहा है 20 LPA। ओके। और आपने कोई यही से? हाँ बिल्कुल, मैंने भी लगभग 18 तक देखा है, और वो डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पे। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल के लिए, और टेक्निकल का तो अराउंड लगभग 30 तक भी चले जाता है। 30 40? हाँ 35 जो भी है, अगर ठीक आपके है। पास टेक्निकल स्किल है तो। ओके। और एब्रॉड जाके तो वो फिर इंक्रीज होगा ही। हाँ मतलब इंक्रीज होता है, हाँ काफ़ी। तो अब इस अपॉन टू यू कि आपको करोड़ों तक में रहना है, आपको लाखों में रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटली डिपेंड ऑन यू। क्योंकि बहुत टाइम से एक डिमांड थी कि ऐसे लोगों को लेके आओ जिन्होंने सही में जॉब्स हासिल की हैं और दे आर वर्किंग। तो अभी आप किस सिटी में हैं वर्तमान में? वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ, बट जो मेरी कंपनी की लोकेशन है वो चेन्नई है, चेन्नई है। एंड अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम? हाँ जी। चलिए। और आपका? मैं अभी पुणे में वर्क करता हूँ। पुणे में? ओके। तो आपका वर्क फ्रॉम होम है? अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये भी मज़े हैं, घर बैठ के काम करो आराम से। सो वेल, थैंक यू ललित एंड राहुल जुड़ने के लिए हमारे साथ। और देखियो, गाँवों से निकल के आए हैं, मेरी तरह ये भी गांव से ही हैं, और आके चीज़ों को बदले, अपने जीवन को बदल रहे हैं। आप भी बदलिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ आप यहाँ क्लास करिए, कहाँ करिए, आपका जहाँ मन माने वहाँ से पढ़िए चीज़ों को। बस फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के स्तर को सुधारना है, मेरे आने वाले कल को सुधारना है। क्योंकि आज मेहनत करूँ तो आज तो सुधर ही रहा है, लेकिन आने वाले कल में उसके जो परिणाम है वो शायद उस काजू कतली से भी ज़्यादा मीठे होंगे आपके जीवन में। सो इट्स अपॉन टू यू कि आप कैसे बदलना चाहते हैं। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगर आपकी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू जॉब, सैलरी, पैकेज, कंपनीज, कैसे क्या करना है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन दिल से शुक्रिया ललित एंड राहुल।